हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं फिर से सीपीओ 2022 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाला हूं। एग्ज़ाम डेट फिर से वही है, 9th ऑफ नवंबर। थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, 9th नवंबर को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें मैथ के जो भी 50 क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैंने सीपीओ 2022 का 9th नवंबर का ही दो सेट सॉल्व कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। और फिर जो 11th नवंबर का पेपर है, ठीक है, उसका मैंने थर्ड शिफ्ट सॉल्व कर रखा है। तो तीन सेट अभी मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आप ज़रूर से देख लीजिए। ठीक है, और अभी मैं बढ़ता हूँ इसकी तरफ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो सोल्यूशन वाली पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको बिना सोल्यूशन की चाहिए वो भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना होगा। और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पे नए हो, यूट्यूब में हमारे चैनल पे नए हो, तो हमारा चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपनी ये जो वीडियो होती है ये बाईलिंगुअल फॉर्मेट में होती है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिल जाता है और ऐसा ही सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और जो भी ग्राम होते हैं सबको ज्वाइन कर लें वहाँ वहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास ये है, द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 40। अच्छा देखो, इन तीनों से वो अगर डिविजिबल होना चाहिए, वैसे निकालने के लिए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे एलसीएम निकाल के और एचसीएफ निकाल के आप जो प्लस माइनस करते हो वो तरीका है ही। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि वो नंबर 40, 24 और 15 से कट रहा है, तो हम यही चेक कर लें, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाज्यता का नियम अगर आप डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 40 का, तो 40 का मतलब वो 0 और 4 से, 0 का मतलब हुआ 10 से और 4 से डिवाइड होना चाहिए। 10 से होने का मतलब कि अगर 0 हटा दें तो इसका मतलब ये सारे 10 से डिवाइड हो गए। अब इस 0 हटाने के बाद आप देखो कि जो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, 96, यानी डिवाइड हो जाएगा। 94 नहीं होगा, 99 नहीं होगा और 98 नहीं होगा। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आप चाहो तो ये 24 या फिर 15 पे भी चेक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वैसे में इट मे बी कि आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपने पास, ये कह रहा है कि यदि एक 9 अंकीय संख्या यानी 9 डिजिट ये नंबर है जो 36 से डिविजिबल है, एक्स और वाई नेचुरल नंबर्स है, तो वाई के जो लिस्ट वैल्यू होगा वाई का या स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसके लिए आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं लिखूं कि ये नंबर क्या है, आप बोलोगे 7 2, कुछ ज़्यादा दूर लिख दिया मैंने। फिर है एक्स 8 4 3 1 वाई एंड 4, राइट। अब देखो अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो y का सबसे छोटा वैल्यू ले रहा है, पहली बात। सबसे पहले आप जरा समझो एक बात। अब देखिए, चूंकि ये नंबर 36 से डिविजिबल है, 36 का मतलब कि वो 9 से और 4 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए ये 4 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, y और 4। अब बताओ 4 के टेबल में ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 4 आता है। अब देखो अगर y को आप 0 ले लो और 4, तो लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो जाएगा 4 से, लेकिन y को हम 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि x और y जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो 0 तो नहीं हो सकता। तो y को क्या आप 1 ले सकते हैं? अगर y को आप 1 लेंगे तो ये 14 बन जाएगा, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप 2 लेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 24 बनेगा। तो फिर इसका मतलब फिर आप एक ही के गैप पे ले लो, 2, फिर उसके बाद 4 ले सकते हो, आप 6 ले सकते हो और 8 ले सकते हो। क्योंकि 2 के बाद 4 रखोगे 24 बनेगा, ये 44, ये 64 और 84, ये सारे ही 4 से डिवाइड होंगे। लेकिन क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि y का सबसे छोटा वैल्यू लेना है, तो आप इनको तो नहीं ले सकते, y इक्वल टू 2 ले लो। अब y 2 ले लिया तो बाकी को चेक कर लो, ये अब कितने से डिवाइड होने चाहिए भाई, 9 से। ठीक है, क्योंकि 36 था, 4 का हमने चेक कर लिया। अब y के जगह पर मैं 2 रख देता हूँ, फिर चेक कर लेता हूँ 9 के लिए। देखो 7 और 2 9 कट रहा है, फिर 8 और 1 9 बन गया। ठीक है, अब आप देखोगे 3 और 2 5 और 4 9 हो गया, तो यहाँ पर बचा 4 और प्लस x। तो x के जगह पर आप क्या रखोगे, 5। तो ये 5 और 4 9 बन जाएगा, यानी कि x का मान तो 5 आ गया और y का मान कितना आ गया दोस्त, 2। अब आपसे पूछा गया है x बाई वाई, x बाई वाई का मतलब 5/2 और माइनस 2/5। ये हो गया 5 बचे 25 में से 4 जाएगा तो 21/10, यानी कि 2 सही 1/10। तो ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला सवाल है अपने पास, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो
56 और 96 को पूर्णतः विभाजित करती हो। ऑप्शन में सबसे बड़ा 8 है, तो 8 को चेक करते हैं क्या ये तीनों को डिवाइड कर देगा। 24, 56 और 96 तीनों को डिवाइड करता है, तो 8 ही अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका वैल्यू आपको बताना है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। देखो ये इसको आप अलग भी 12 का क्यूब चाहो तो लिख लो, लेकिन बेटर होगा कि आप 12 का क्यूब ऐसे ही रहने दो। ब्रैकेट वाला वैल्यू कितना आएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 और माइनस 14 का स्क्वायर 196। और अगर इसमें 40 ऐड कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 9 और 4 13 और 1 और 1 2, ये आएगा। ठीक है, अब इसमें से अगर इसको आप माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्त, अपने पास 20 बचेगा। तो ये हो गया 12 का क्यूब और गुणा में 20 और डिवाइडेड बाई 2 और माइनस का 9 टू द पावर 4। ठीक है, अब 2 से ये कटेगा 10 बार में। 12 का क्यूब होता है 1728 और 10 से गुना करोगे तो 0 आ जाएगा। और 9 का क्यूब, अब सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है तो हम यूनिट डिजिट पे काम कर लें। इसको आप लिख सकते हो कि ये 81 का स्क्वायर है, यानी कि यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा। तो अगर इसमें से 1 माइनस करते हो यूनिट डिजिट में से केवल, तो लास्ट में 9 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट आ गया 10, ठीक है, यानी कि 0। और 9 टू द पावर 4 का मतलब हुआ 81 का स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब 0 यानी कि 10 में से 1 माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अगेन सिंप्लीफिकेशन है। देखो 72 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 7। शुरू करते हैं, पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको आप कंसिडर करोगे तो ये 7 छक्के 42 हो जाएगा और 42 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बचेगा 72 माइनस ये 1 इंटू 4। हालांकि 1 इंटू 4 ना करके पहले आपको ये ऑफ सॉल्व करना होगा। तो ये 4 तियां 12 बनेगा और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ आपकी भलाई के लिए, जो आपको इजी लगे। ये हो गया 72, फिर ये माइनस हो गया और ये यहाँ पे 1 बचा है, 7 छक्के 42। तो ये 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये 4 तियां ऑफ का मतलब 12 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 और माइनस 5। तो ये 4 तियां 12 यानी कि 3 तियां 9 और 5 14। तो 72 में से अगर आप 14 को माइनस करोगे तो 12 में से 4 माइनस करोगे तो लास्ट में आएगा 8, जो कि है ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर बनता है वो सी है। 6 पे आते हैं अब, और फिर से सिंप्लीफिकेशन टाइप ही क्वेश्चन है। 6 में क्या है, देखो 1 माइनस एक्स क्रॉस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू आपको बताना है कि कितना हो सकता है। चलिए पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मेट। ये देखो 1 डिवाइडेड बाई एक्स यानी कि ये हो गया 1 बाई एक्स। ठीक है, और इसमें से अगर आप चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये कितना बच जाएगा अपने पास, एक्स माइनस 2, राइट। और प्लस इसमें देखो, इससे अगर इसको डिवाइड करते हो, ये कितना है 2 का स्क्वायर यानी 2 टू द पावर 6 है। इससे डिवाइड करोगे तो ये बस 2 रह जाएगा, और इनटू का ये x इक्वल टू कितना होगा। ये देखो डिवाइड में ये यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है और सबके डिवाइड में 25 है, तो दूसरे साइड ये चला जाएगा 25 इंटू 1 25। ठीक है, अब ये x से ये स्क्वायर कट जाएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का ये 2x इज इक्वल टू 25, ये कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 25 के बचेगा, यानी कि x जो बचेगा वो प्लस माइनस 5। तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए। इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिख दोगे कि क्वेश्चन नंबर 7 और इसका जो आंसर है वो फलाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है। एक्स और वाई का एलसीएम जो है वो 441 है और उनका एचसीएफ 7 है। एक्स की वैल्यू अगर इतनी है तो वाई की वैल्यू क्या होगी। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम और इंटू का एचसीएफ। एलसीएम है 441 और एचसीएफ है आपके पास 7। और इधर देखो एक वैल्यू है 49, दूसरी वैल्यू नहीं पता है। ये 7 बन रहा है तो यहाँ भी 7 बनना चाहिए ना, तो y3 हो सकता है लास्ट में, तभी 7 बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। काटने पीटने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जब 63 रहेगा तभी तो ये 9 या 27 लास्ट में 7 बनेगा। यहाँ पर देखो 1 इंटू 7 7 बन रहा है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट जो है वहाँ लास्ट में 7 आना चाहिए, लास्ट डिजिट। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला सवाल है अपने पास।
550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें 12, 16 और 24 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर हो वो 5 मिले। देखिए सबसे पहले इनके बीच का नंबर चाहिए। तो आप एक काम करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। 12, 16 और 24 का एलसीएम जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 48। यानी कि देखो पहली बात कि 48 तीनों से डिवाइड हो रहा है, अगर इसमें आप 5 ऐड कर दो तो 53 मिलेगा, और 53 वो नंबर है जिसको अगर आप इन तीनों से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 मिलेगा। ठीक है, हर एक केस में। लेकिन 53 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मतलब जो नंबर पूछा गया है वो नंबर भी नहीं हो सकता है, बिकॉज वो नंबर 550 और 700 के बीच का होना चाहिए। तो पहले आपको इसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 550 के ऊपर का हो, ठीक है, यानी कि उससे नीचे नहीं हो, मोर देन 550 हो। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 480 बनेगा। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार और 45 जुड़ेगा, तो 8 4 12 यानी कि 128 मान लो, आपका 400 के बाद 528 के आसपास पहुंचेगा। तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 12 अट्ठे 96, 6 9 बचेगा, 12 चौके 48 और 9 9 8 17, यानी कि ये 576 पहला नंबर आपको मिलेगा, जो कि 550 के बाद है और 700 से पहले है, और ये इन तीनों से डिवाइड भी हो रहा है। देखो तो पहला नंबर जो है अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 576। देखो ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना है, 5 रिमाइंडर भी बचाना है, तो इसमें 5 प्लस करना पड़ेगा। यानी 581 ये पहला नंबर है 550 और 700 के बीच, जिसको इन तीनों से आप डिवाइड करोगे तो 5 शेषफल बच जाएगा। तो ये जो 5 शेषफल वाला बात है, ये तो हर एक में आपको प्लस करना पड़ेगा। पहले वो नंबर ढूंढना होगा इनके बीच जो इन तीनों से डिवाइड हो। इन तीनों से डिवाइड तभी होगा जब वो इनके एलसीएम यानी 48 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 48 का वो मल्टीपल आपको ढूंढना है जो 550 और 700 के बीच का हो। ठीक है, फिर उन हर एक मल्टीपल में, चाहे वो अगर 4 नंबर मिलते हैं तो चारों में 5 5 ऐड करना होगा, 5 नंबर मिलते हैं तो पांचों में 5 5 ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कितने नंबर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो एक तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर लो इसमें, और मोस्ट प्रोबेबली आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाद वाला नंबर मिलेगा। 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाद वाला नंबर मिलेगा। अगर फिर से 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद वाला नंबर मिलेगा, जो इन तीनों से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी आप मल्टीप्लाई करके चेक भी करते रहो कि कहीं ये 700 से ऊपर तो नहीं हो रहा। जैसे अगर 15 से डिवाइड करोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे, 15 चौके 60 यानी 600, और 15 अट्ठे 120। देखो ये 700 से ऊपर चला गया, 720 हो रहा है, तो ये नहीं ले सकते। इसको चेक कर लो, 14 चौके 56 यानी 560, और 14 अट्ठे 112, तो ये 600 समथिंग ही हो रहा है, 672 के आसपास हो रहा है, तो ये ले सकते हैं। यानी कि ये तीनों नंबर ऐसे हैं, देखो ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब इन सब में आपको +5 भी करना होगा, क्योंकि डिवाइड नहीं करना है, 5 रिमाइंडर बचाना है। तो ये फाइनल आपका ये पहला नंबर मिला। ठीक है, एक मिनट। अब देखिए अब हमारा क्या काम रह गया दोस्तों। अब बस काम इतना सा रह गया कि इनको प्लस कर लें। ठीक है, अब प्लस करने से अच्छा हुआ कि या तो आप यूनिट डिजिट पे काम करो या फिर डिजिटल सम लगा लो, क्योंकि यूनिट डिजिट हर एक जगह देखो, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। अच्छा चेक कर लेते हैं क्या लास्ट में जीरो आ सकता है। ये देखो 8 दूना 16, लास्ट में 6 आ रहा है, 8 तिया 24 4 आ रहा है, और 8 चौके 32 2 आ रहा है, और 8 पचे 40 यहाँ पर जीरो आ रहा है। बस एक में जीरो आ रहा है, इसका मतलब लास्ट में जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बाकी प्लस करेंगे तो वो कुछ और आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल है। ठीक है, अब डिजिटल सम लगा लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। अगर मल्टीप्लाई भी करना है इन सबको तो देखो पहले इसको कर लो आप, इसमें 48 कॉमन है, और बाकी इन तीनों को प्लस कर लो तो ये 39 आएगा, और प्लस ये 5 दिया 15, ये करना है। यहाँ से डीएस अगर लगाते हो आप तो मान लो डिजिटल सम अप्लाई करने में 9 तो नहीं ले सकते आप, और 8 4 12 ये भी 3 होगा, और अगर 3 तिया 9 तो ये कुछ भी नहीं लेंगे, 5 और एक 6 डिजिटल सम आएगा। अब इस दोनों ऑप्शन में देखो 8 और एक 9 है, और ये 6 13, यानी कि ये 4 आएगा, तो ये तो गया, फिर ये बच गया ऑप्शन, देख लो डिजिटल सम 6 इसका आ भी रहा है। ठीक है, चाहो तो आप पूरा कैलकुलेशन भी कर लेना। आगे बढ़ता हूं मैं।
चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में साउंड यार ऑफ हो गया था क्या? चलो कोई बात नहीं, अब ऑफ हो गया था तो मैं फिर से कर देता हूँ इसको। एक शहर की जनसंख्या जो है वो आपके पास इतनी है। वार्षिक जन्म दर आपके पास 12.7% है और मृत्यु दर 2.7% है। 3 साल बाद जनसंख्या बताना है। आप ये काम कर सकते हैं सबसे पहले कि देखो, जन्म दर यानी बढ़ेगा कितना, संख्या में वृद्धि होगी इतने की, और साथ में कमी भी होती है 2.7 का। तो जो नेट चेंज आएगा वो 10 का आएगा, 10% का नेट चेंज आएगा। इनको माइनस कर लो, 10% यानी 1/10 का। ठीक है, 10 पे एक बढ़ेगा तो आप लिख लो ये है 125 पे 3 जीरो। आप चाहो तो 10% का एक ही बार 3 बार बढ़ेगा। अगर सीआई याद किए हो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तो आपको 33.1% का चेंज आ जाएगा, जो मैंने डायरेक्ट अभी किया था। अभी आप चाहो तो ऐसे लिख लो, 10 पे एक बढ़ेगा तो 11/10 आएगा, और 3 बार की बात है तो क्यूब कर लो, 3 साल की बात है। ये 1000 आएगा तो इससे 3 जीरो कट जाएगा तो ये 125, और 11 का क्यूब क्या होगा, 1331। अब देखो 5 एकम 5 लास्ट में 5 आएगा और वो 25 से कटेगा भी। तो ये दोनों ऑप्शन है जो 25 से कट रहा है, ये तो नहीं कटेगा। अब डिजिटल सम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर डिजिटल सम अप्लाई करोगे तो आप ये कहोगे, या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जो आंसर होगा वो 11 से भी कटना चाहिए, क्योंकि ये 11 का ही मल्टीपल है। इसको चेक कर लो तो 4 और 2 6 5 11 में से 7 जाएगा, ये 11 से नहीं कट रहा है। तो ये आंसर होगा, बस इकलौता ऑप्शन वही बचा। अच्छा, ये रुका था नहीं, 1 मिनट। जस्ट वेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एबीसी का वेतन 2-3-4 के रेशियो में है। वेतन इतना इतना परसेंट बढ़ जाए तो नए वेतन का रेशियो क्या होगा? देखो, दो को आप मान लो कि ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। अगर ये 30% बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा भाई? 6 बढ़ जाएगा, यानी 26 होगा। ठीक है, और 30 वाला 20% बढ़ेगा तो वो भी 6 बढ़ जाएगा, 20% यानी कि। और ये 40 का 10% बढ़ेगा तो ये 44 हो जाएगा। 2 बार काट सकते हो, ये 13 आएगा। पहला 13 ऑप्शन सी में ही है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 है, ये 30% बढ़ेगा तो इंटू 130 कर दो। अगला जो 30 है, ये 20% बढ़ेगा तो इसको 120 कर दो। और ऐसे बाकी को करके आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें से 65% मतदाताओं ने अपना मत डाला, 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए यानी कि इनवैलिड, और एक उम्मीदवार को इतना मत मिले जो कि कुल वैध मतों का 65% है। तो कितने नामांकित मत टोटल थे, यानी कि आपको मतों की संख्या बतानी है कुल। देखो, अगर कुल मतों की संख्या में x मानता हूं तो आप कहोगे कि इसमें 65% लोगों ने ही वोट डाला, यानी कि 65% वोट दे दिए। उसमें से 3% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे? आप बोलोगे 97%। राइट। इसमें से ये जो वोट मिला है, देखो ये वाला जिसको भी मिला है, ये टोटल वैध मतों का, ये टोटल आया वैध मत। ठीक है, यानी कि ये वैलिड है। ठीक है, अब इसमें से जो 65% मिला है वो इतना है, तो इसका 65% आप ले लो फिर से। ये किसके बराबर आएगा? 8196 और 5 के। अब x की वैल्यू आपको निकालना है, तो या तो आप डिजिटल सम अप्लाई कर लो या फिर सॉल्व कर लो पूरा पूरा। ठीक है, डिजिटल सम अप्लाई करना ज़्यादा इजी लग रहा है वैसे। ठीक है, चलो फिर भी काट के देख लेते हैं। ये 6 5 11 है, 9 7 16 और 6 5 11 डीएस अप्लाई हो जाएगा इजिली। देखो, ये कितना है आपका? 6 5 11 यानी डीएस 2 है। ये 9 हटा दो, डीएस 7 है, और ये भी 2 है। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये देखो, 2 सत्ते 14 दूना 28, 28 का डीएस 1 हो जाएगा। तो इधर का डीएस 1 हो गया तो कोई लेना देना नहीं है। बस इनका डिजिटल सम देख लो, 8 और 1 9 हो गया, 9 कट ही जाएगा तो 6 5 11 यानी डीएस 2 आ रहा है। तो आंसर वही पॉसिबल है जहां डिजिटल सम कितना होगा दोस्त? 2 होगा। देखो, 8 और 1 9, 5 बच रहा है, 9 लेते नहीं है, 1 बच रहा है, 5 और 1 6 और 2 8। ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें डीएस 2 है। इससे फास्ट नहीं हो सकता, ये समझ लेना आप कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल है, एक निश्चित राशि में 20% और फिर से 10% काटने के बाद 7200 बचा, मूल राशि क्या है? 7200 लिख लो, एक बार 20% कटा है तो 80% बचा होगा, फिर 10% कटा है तो 90% बचा होगा। 8 नियम 72 से 72 कट गया तो जो भी बचेगा वो बस जीरो बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिजिट रहा नहीं तो 1 ही बचेगा बस। कैलकुलेशन आप अपने से कर लेना चेक। ठीक है, अगला सवाल है, दो उम्मीदवारों के चुनाव में फिर से 10% मतदाताओं ने अपना मत दिया ही नहीं। देखो, ये वो लोग हैं जो अपने वोट का यूज नहीं किए हैं।
फिर कह रहा है दिए गए मतों में से 10% इनवैलिड हो गए। देखो 10 तो दिए ही नहीं 10% और 10% इनवैलिड ही हो गया। विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% मिला और वो 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करना है जिनका पंजीकरण कराया हुआ है, यानी टोटल बताना है आपको कितने लोग थे। ठीक है, तो आप ऐसे शुरू कर लो फिर कि टोटल 100 थे, 100 में से 10 तो आपका दिए ही नहीं। ठीक है, अब 10 दिए नहीं तो कह रहा है कि दिए कितने, फिर 90 दिए। अब ये कह रहा है कि जो 90 दिए हैं उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, यानी कि 9 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे 81। अब ये कह रहा है कि 81 में से एक को मिला है 54%। ठीक है, एक को 54% मिला है, यानी कि 81 का इसको 54% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा भाई, दूसरे को मिला होगा 46%। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से अब ये बात कह सकते हो कि देखो जो ये विजयी हुआ है वो कितने परसेंट से विजयी हुआ है। आप बोलोगे कि देखो 4 और 4 8% से विजयी हुआ है। ठीक है, तो 8% इसको ज्यादा मिला है कितने का, 81 का। आप बेटर होगा कि आप यहाँ x ऐड कर लो। ठीक है, तो हम एक ही बार आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि इसका 8% जो है वो है यहाँ पर 1620, तो 81x का जो 8% है ये कितना है भाई, तो आप बोलोगे ये है 1620 और हमें 100x की वैल्यू बतानी है। तो आप इससे इसको काट लो, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 चौके 8 और 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 250, तो 100x की वैल्यू 2 जीरो इधर भी चिपकेगा 25,000, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, अब देखो अगर ये इतना लंबा जा रहा है तो इतना करने की जरूरत नहीं, मैं आपको छोटा तरीका बता देता हूँ। मुझे लगा कि ये इजी होगा इसलिए मैंने ऐसे शुरू कर दिया। आप सीधे सीधे फिर से वही काम करो कि एक्स मान लो। चलो, ये टोटल पंजीकृत मतदाता है, इसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, यानी कि 90% रह गए, तो 9/10। उसमें से 10% इनवैलिड होगा, फिर से 90% रह गया, यानी 9/10। अब जीतने वाले को 54% मिला, यानी हारने वाले को 46% मिला होगा, तो वो 8% से जीता है, यानी कि इसका 8% उसको मिला होगा। 8% यानी 8/100, और वो कितना है भाई, वो है 1620। ठीक है, अब देखो 9 81 से ये 2 बार कटेगा और 2 से ये कट जाएगा 4 बार में और 4 से ये कटेगा 25 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत पर, तो 1200 रुपए में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। इजी हुआ कि हम ऑप्शन का यूज कर लें। अगर 400 को 400% लाभ लेकर के बेचेंगे तो कितना में बेचोगे आप, तो आप बोलोगे कि दोस्त इसका अगर 400% निकालोगे तो वो 1200 नहीं आएगा, 400% लाभ इसमें जोड़ोगे तो। ठीक है, अगर 250 को, ये तो 1200 बनेगा ही नहीं, 350 भी नहीं बनेगा क्योंकि जीरो जीरो वाला ही चाहिए। ठीक है, अब 300 को आप चेक कर सकते हो, अगर 300 पर 300% लाभ लेकर के बेचोगे तो इसको कितने में बेचोगे भाई, तो आप बोलोगे कि इसका 300 रुपए है और लाभ भी 300%, यानी कि आप 400% पर बेचोगे, 300% लाभ लोगे तो 4×3 1200 आ रहा है, यानी कि ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित कीमत में बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत आपका बताना है कि क्या होगा, वो भी निकटतम पूर्णांक में, जबकि वस्तु के विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% का लॉस होता है। देखो अगर मैं वो फिक्स प्राइस x मान लेता हूँ तो इसका जब 3/8 प्राइस लिया जाता है तो 45% का लॉस होता है, यानी कि 55% ही गेन में आता है, यानी कि उतना प्राप्त होता है वैल्यू। ठीक है, तो x का 3/8 अगर आप ले रहे हो तो आपको 55% मिल रहा है, 45% का लॉस हो गया, यानी कि अगर आप उस फिक्स प्राइस यानी कि x पर बेचते तो कितना मिल जाता, 8×5 = 40 का 0 और 4 44/3%। ये कितना आ जाएगा, देखो 3 से आप बोलोगे कि ये 3 एक बार में, 1 और 4 यानी 3×4 = 12, फिर 2 जीरो 3×6 = 18, यानी कि लगभग 146% आ गया, तो 46% का क्या हो गया प्रॉफिट। तो ऑप्शन डी की ये ज़्यादा करीब है, तो ये अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, काफ़ी आसान है तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 पर आता हूँ। एक दुकानदार 8% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, और डिस्काउंट के बाद जो राशि भुगतान की जाती है वो कुल राशि 5,000 रुपये से अधिक है, तो 20% मतलब देखो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बनते हैं, मान लो एक दुकान में, आप पहले क्वेश्चन समझिए, एक दुकान में 8% के ऐसे डिस्काउंट दिया गया कुछ सामान खरीदने पर, लेकिन अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है और 8% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बनती है
वो 5,000 रुपये से अधिक है तो 20% का और डिस्काउंट दिया जाता है। एक ग्राहक 750 रुपये के मूल्य के 12 उत्पाद खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की गई अंतिम राशि क्या होगी? देखो 750 रुपये का 12 सामान खरीदता है, इसका मतलब उसका टोटल प्राइस कितना बन गया? 750 का डबल 1500 और 12 का आधा 6, तो 15 छक्के 90 यानी कि 9,000 रुपये का वो सामान खरीदता है ओवरऑल। अब इसमें से उसे 8% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 8% का डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब हुआ कि 9 अट्ठे 72, 720 का डिस्काउंट मिलेगा। यही हुआ। अगर 720 का डिस्काउंट मिलेगा तो प्राइस उसका बना 0, 10 में से 2 गया तो अब देखो निश्चित रूप से ये 5,000 से ऊपर का चला गया, ठीक है? तो आप सीधे-सीधे ऐसे कैलकुलेट करो कि अगर ये 5,000 से ऊपर ही जा रहा है तो आप ऐसे लिख लो। देखिए हम सीधे-सीधे बोलेंगे कि 9,000 प्राइस बना था, पहले 8% का डिस्काउंट मिला यानी 92% वो पे करता। लेकिन ये प्राइस चूँकि 5,000 से ऊपर का है तो उसे 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? यानी कि अब उसे इसका 80% पे करना होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक और फ़ायदा आपको हो गया, वो फ़ायदा क्या है कि ये 9 देख के आप ये समझ गए कि यहाँ डिजिटल सम 9 आएगा क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई होता है तो डिजिटल सम 9 आता है। अब चेक करो इसमें कहाँ पर डीएस 9 है, 7 और 2 9 हटा दो तो यहाँ पर डीएस 9 नहीं है। इस ऑप्शन में देखो 6 4 10 2 12 4 16 7 बन गया, 6 5 5 4 9 6 2 8 बन रहा है तो ये ऑप्शन बी बच गया, ठीक है? ये क्वेश्चन मध्यानुपाती इनका बताना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी यानी कि 0.04 और इंटू 0.36 ये बनेगा। मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 36 चौके 144 और ये 2 और 2 4 यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो स्क्वायर रूट तो इसका आएगा वैसे 12, लेकिन ये 2 और 2 4 के बाद पॉइंट है तो अब 2 के बाद रहेगा यानी .12, तो ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल देखिए, 6 टोकरियां हैं, हरी लाल नीली पीली काली और सफेद। प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं और सभी 6 टोकरियों में छल्लों की जो औसत संख्या है वो 38 है। यदि नीली टोकरी को हटा दिया जाए तो शेष टोकरियों में छल्लों की संख्या का जो एवरेज होगा वो 34 हो जाएगा, तो नीली वाली टोकरी में कितने छल्ले हैं, ठीक है? देखो पहले से जो एवरेज है वो 38 है, पहली बात। अब इसको हटाने से क्या होता है कि 4 की कमी आ जाती है, कितने लोगों में भाई? 5 टोकरियों में, यानी कि 20 कम हो जाता है। इसका मतलब जो गया है भाई वो 38 से 20 ज्यादा था यानी 58 था। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे कि ये ओल्ड एवरेज आप लिखते पहले से क्या एवरेज है, फिर प्लस लिखते, ठीक है? प्लस या माइनस लिखा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता प्लस, क्योंकि उसके जाने से क्या हो रहा है भाई? एवरेज कम हो रहा है। इसका मतलब जो वो था तो सही था तो प्लस लगाओगे और इंटू यहाँ पर जो चेंज आ रहा है एवरेज में वो और जो फिलहाल नंबर है वो। ये फॉर्मूला आप चाहो तो यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में और सी उस काम को 5 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वो 5 दिन में काम पूरा कर लेते हैं तो सी अकेले कितने दिन में करेगा? ए जो है ये 10 दिन में, बी 15 दिन में और जब ए बी सी तीनों काम करते हैं तो 5 दिन में। तो टोटल इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे दोस्त एलसीएम आ गया इनका 50, 30 आ गया, ठीक है? 30 एलसीएम बन गया। तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी 2 और तीनों मिल गया तो एफिशिएंसी हो गई 6। तो इसका मतलब सी का एफिशिएंसी 1 रहा होगा क्योंकि 3 और 2 5 तक तो केवल बी और ए की एफिशिएंसी है। तो 6 में से ये 5 हटा दो तो सी की एफिशिएंसी 1 होगा, तो उसको पूरे 30 दिन लग जाएंगे। इसका मतलब वो डेली एक-एक काम करेगा और 30 यूनिट का काम करना है तो उसे 30 दिन लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। ए और बी 10 और 15 दिन में काम कर सकता है, उन्हें इसके लिए 1250 रुपये मिले, बी को कितना पैसा मिलेगा? देखो दो ही लोग हैं, ए और बी, ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है। इसका मतलब टोटल काम कितना होगा दोस्तों? तो आप बोलोगे 30 और जो ए की एफिशिएंसी है ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गया है, 1 मिनट। देखिए ए की जो एफिशिएंसी होगी वो 3 और बी की एफिशिएंसी 2। तो अब दोनों चूंकि बराबर दिनों तक काम करेंगे तो एफिशिएंसी में ही पैसा को डिवाइड कर दीजिए। तो आप बोलोगे कि ए और बी को अब पैसा जो डिवाइड होगा वो 3-2 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 5 की वैल्यू अगर 1250 रुपये है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से 25 बचे 125, 250 और 2 की वैल्यू 500, क्योंकि बी के लिए जो एफिशिएंसी है वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं की ओर 6 और 4 की स्पीड से चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितने दूरी पर होंगे? बताओ, ये इधर चलता है, ये इधर चलता है।
4 घंटे बाद ये 6 चौके 24 इधर चल जाएगा और वो 4 चौके 16 इधर चल जाएगा, तो टोटल कितना 40 किलोमीटर का दूरी है। बात क्लियर है। ये 6 की स्पीड से चलता है तो 4 घंटे में 24 इधर चला आएगा और ये इधर 4 घंटे में 4 चौका 16 चला जाएगा, तो टोटल 40 किलोमीटर का दूरी रह गया दोनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति ए से बी तक 12 की स्पीड से जाता है और बी से ए तक कितने की स्पीड से आ जाता है, तो एवरेज स्पीड बताना है। चलो ये होमवर्क हो गया आपके लिए, मुश्किल क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां ए और बी अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 80 की स्पीड से और 82 की स्पीड से चलना शुरू करती है। 1 घंटे 30 मिनट बाद यानी कि 1.5 घंटे बाद वो मिल जाती हैं। आपको बताना है कि जब रेलगाड़ियों ने चलना शुरू किया था तो कितनी दूरी पर थी। ठीक है, देखो दोनों सेम टाइम तक चलता है। ए मान लो यहाँ से यहाँ चला आया और बी यहाँ से यहाँ चला आया। ये भी 1 घंटे और 30 मिनट चली और ये भी 1 घंटे और 30 मिनट चली, 1.5 घंटे तक। अब देखो दोनों बराबर टाइम तक चला है तो ये अपनी स्पीड से यहाँ पहुंचा, ये अपनी स्पीड से, दोनों का डिस्टेंस निकाल के प्लस कर दो। 80 वाला भाई 1 घंटे में जब 80 जाता है तो आधे घंटे में 40 जाता होगा, तो आधे आधे घंटे 3 बार लगा लो, 120 चला होगा। और ये आधे घंटे में 41 जाता होगा तो 3 बार चला दो आप, 41 41 41 यानी कि 123 मिला दोगे, यूनिट डिजिट पे 3 आएगा ऑप्शन से। अगला सवाल देखिए, एक नाव 7.5 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर उल्टा दिशा में जा सकती है। 10 घंटे में वो 48 धारा की दिशा में और 36 विपरीत दिशा में चल सकती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। स्टार्ट आप वैसे ही कर लो, 7.5 घंटे में वो 40 किलोमीटर की जो चलता है वो किस दिशा में चलता है भाई, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में स्पीड को अगर मैं टी लिख दूं डाउन स्ट्रीम, तो आप बोलोगे 40 चलेगा वो डाउन स्ट्रीम में और 25 चलेगा वो अप स्ट्रीम में। ऐसे में उसको टाइम लग जाएगा 7.5 घंटे यानी 7.5 आवर्स। और अगली बार अगर वो 48 चले धारा की दिशा में, ठीक है, और 36 चले उल्टा दिशा में, उल्टा दिशा को यू लिखेंगे, धारा की दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डी से धारा आप समझ लो। और 36 चलता है अपोजिट डायरेक्शन में, टाइम लेता है 10 घंटे। ठीक है, और आपको बताना है शांत जल में नाव की चाल। तो जो बोट का स्पीड होता है ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। तो आपको डाउन और अप दोनों निकालना पड़ेगा ओवरऑल। ठीक है, तो किसी एक को सेम कर लो आप, जो आपको इजी लगे सेम करना। इसको सेम कर सकते हैं, ये इजी है। ठीक है, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 5 से 20, 240। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इसको 6 से और इसको 5 से, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। 5 8 40, 6 8 48 बिल्कुल। अब ये तो सेम ही हो जाएगा तो कट ही जाएगा। ये 25 छके 150 बनेगा और ये 36 बचे 180 बनेगा। तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 180 में से ये माइनस करोगे तो 30 बटा यू आ जाएगा। और ये 5 से गुना कर रहे हैं तो 50 बनेगा और ये 6 से गुना कर रहे हैं तो 6 सत्ते 42 और 6 पच्चे 30, 45 बनेगा। तो ये बच गया आपके पास 5, तो 5 छक 30 यानी अप स्ट्रीम में स्पीड हो गई 6। तो डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो सेकंड वाले इक्वेशन में, 48 बाई डी और प्लस यहाँ पे अगर 6 रखते हो तो ये 6 छक्के 36 इक्वल टू आएगा 10। तो 6 इधर जाएगा तो ये 4 बचेगा और 4 से 12 चौके 48 यानी डी का मान आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ से बोट का स्पीड हो जाएगा 12 और 6 18 का आधा 9। तो बोट का स्पीड 9 रहा होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एम माइनस एन और प्लस एम माइनस एन का क्यूब अपॉन दिस, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वैल्यू बता लेते हैं। 2 और 1 रखें तो बात बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 3 और 1 रख लेते हैं, वैल्यू ही पुट कर देते हैं। ठीक है, एम की जगह पर मैं 3 पुट कर देता हूँ और एन की जगह पर 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं ये पुट कर दूं, देखो ऐसे भी बनाना आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आप चाहो तो इजीली बना सकते हो, एम माइनस एन कॉमन ले लोगे। ठीक है, जैसे मान लो आप क्या करो कि एम माइनस एन को ले लो कॉमन। ठीक है, एम माइनस एन अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, ये बचा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसमें से तो ये कॉमन ही हो गया। तो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बच गया और इसकी वैल्यू देखो, जो एम माइनस एन का क्यूब है इसमें से एक बार अगर एम माइनस एन निकल गया तो ये बचा बस माइनस में एम माइनस एन का स्क्वायर, यही बचा। पहले मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ, चाहो तो नीचे वाले में से आप एम और एन कॉमन ले लो तो ये अभी भी एम माइनस एन आपके पास बच जाएगा। ठीक है, अब इससे ये कट गया तो ये नीचे तो एम एन रह गया, ऊपर क्या बचा देखो, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो माइनस एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर और प्लस 2 एम एन आएगा।
तो इस माइनस वाले से ये कट जाएगा तो बस 2mn ऊपर बचेगा, तो ये कट जाएगा और 2 आंसर आएगा। आप चाहते तो ये वैल्यू पुट करके इजीली बना सकते। जैसे मान लो अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको बना के, तो आप यहाँ पे पुट करते 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाता 9, और ये 1 है तो 9 और 1 ये बन गया 10, और ये 3 में से 1 गया 2 बन गया, और यहाँ पर आप रखते 3 माइनस 1 यानी 2 का क्यूब 8 बन जाता। ठीक है, तो ये बना 10 दूना 20 माइनस 8 यानी ऊपर तो 2 आ गया, और नीचे कितना आता आप देखो एम स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 एकम 9, और ये आता देखो 3, और एन के जगह पर तो एक ही रखना है, एम के जगह पर हमने 3 पुट किया था, 3 तिया 9 एकम 9 और नीचे 3, 9 में से 3 गया तो ये 6। अच्छा 10 दूना 20 में से 8 गया तो ये 12 बचा। ठीक है, तो 6 दूना 12 2 आ जाता है आपका, ऐसे भी आंसर सी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है, ये कह रहा है आपके पास कि 16y² माइनस के की वैल्यू इतनी है, तो के की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, सॉरी, इसको आप ऐसे ही रहने दो 16y² और माइनस का के। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर यानी 4 चौका 16y² और माइनस बी स्क्वायर यानी 9/4। अब देखो ये वैल्यू तो सेम ही है, कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो के की वैल्यू बच गया 9/4। ठीक है, छोटा सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। अब 29 में कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 8 है और ये वैल्यू 20 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, या फिर एक काम कर लो, आप किसी एक को जीरो बना दो। जैसे मान लो मैंने जेड को जीरो मान लिया, तो जेड वाला खेल हो गया खत्म, ये भी खेल खत्म। तो आपके पास बचा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा 20, और आपको एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब निकालना रह गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है अपने पास एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस का 3x और y इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है। ठीक है ना, तो हमें x प्लस वाई और x इंटू वाई की जरूरत है। तो यहां से देखो ये जो वैल्यू है ना x प्लस वाई, इसका आप कर लो दोनों साइड स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 का क्यूब होता है 8 अट्ठे 64 और 8 चौके 32, यानी कि 512। यहाँ पे मैंने रख दिया 512। ठीक है, अब इसमें क्या करो, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है कि 20 है, तो यहाँ से 2xy कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई कि इसकी वैल्यू 20 इधर ले जाके माइनस कर दें, तो ये 400 कितना आएगा, 92 आ जाएगा, यही आएगा ना 492, 10 और 10 उधर से। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो अगर, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी दोस्त, 2 दूना 4 और 46 दूना 92, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 246। कुछ ज्यादा नहीं आ रहा ना, चलो कोई बात नहीं, अब वैल्यू पुट करते हैं और इसमें निकाल लेते हैं। x प्लस वाई यानी कि आप रख लोगे x प्लस वाई कितना है दोस्त, 8 का क्यूब, तो ये हो गया 512, और माइनस 3, और एक्स वाई हो गया अपने पास कितना 246, और x प्लस वाई फिर से 8। ज़्यादा हो रहा है, रुको। अच्छा देखो गलती यहाँ पर है, यहाँ क्यूब नहीं किया है ना हमने, दोनों साइड 512 हमने गलत लिख दिया। ठीक है, एक मिनट रुको, इन सबको हटाओ, दोनों साइड हमने बस स्क्वायर किया था ना। देखो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर किया था बस हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आता 8 का स्क्वायर 64, और माइनस का हमें 2xy निकालना है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x और y इधर आता 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 20 दे रखा है, तो 2xy कितना आता है, इसमें से 20 माइनस कर देते हैं तो 44 आ जाता, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 22। ठीक है ना, देखो 20 लाकर आप माइनस करोगे तो 44 बचेगा, और आधा कितना हो गया 22, तो एक्स वाई की जगह पर यहाँ पर आपको बस 22 यूज करना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 512, और माइनस यूनिट डिजिट यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 22 तिया 66, और 66 अठे 8 छक्के 48, यानी 480, और 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 का 8, और 8 छक्के 48 और 8 56। ठीक है, तो ये 8 में से 2 गया 6, और माइनस में भी आएगा, तो ऑप्शन डी। अब देखो आप ऐसा मत समझना कि ये वाला तरीका ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, ये बहुत फास्ट है, एक बार बस मैंने गलती कर दी इसलिए ये थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फास्ट है। आप चाहो तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कर लो। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं, ज्योमेट्री आ गया लगता है,
पीटी की वैल्यू 12 है, पीटी 12 हो गया। और जो बीपी है वो 24 है, बी से पी तक पूरा 24 है। तो ए बी बताना है। अब ए बी को मान लो अगर मैं एक्स कहूँ तो ये कितना बनेगा दोस्त, 24 माइनस एक्स बनेगा, यही होगा। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जब भी ऐसा केस बनता है कि एक ये हो आपके पास टेंजेंट और एक ये आपका सेगमेंट हो, या फिर आप इसको प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हो, तो आप बोलते हो पी टी स्क्वायर जो होता है वो पी ए और इंटू पी बी होता है, राइट। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे लिख लो, पी टी स्क्वायर तो हो गया 12 का स्क्वायर 144, और पी ए कितना हो गया। अब देखो अगर पी ए ही लिखना है तो हमने बेकार में इसको 24 माइनस एक्स और ये माना है, सॉरी। आजा भाई, देखो यहाँ से इसको और हटाओ, हम बस इसको x मान लेते हैं, ठीक है, इसको रहने दो, गोली मारो। तो आप पी ए को बस x लिख दो, और पी बी तो आपको पता ही है कि 24 है। 24 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 चौके 24 और 6 दूना 12 और 2 14, तो x का मान जब 6 आ गया, यानी कि ये 6 है तो ये भी 6 रहा होगा। ए भी ज्ञात कीजिए। यार ये 6 6 नहीं आएगा ना, ये 6 है तो 24 में से ही 6 घटाना है ना, तो ये 18 आएगा ना, 18 और 6 24, तो ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और पी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या x है। देखो ओ सेंटर वाले यानी कि ये 10 है, ये कितना है दोस्त, x है। ठीक है, अब एस टी आर चित्र में दिखाए गए दो वृत्तों के बिंदु R और S पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी कि ये कॉमन टेंजेंट है, एस टी आर जो है, एस टी आर। और इसमें आर टी 16 है, ये है 16, ठीक है, और टी एस जो है ये है 24, राइट। तो आपसे ये कह रहा है कि x की वैल्यू बता दो। देखो ये देख के आप, या तो आपको याद आया होगा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला यूज कर लें, लेकिन वो मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स नहीं मालूम है हमें, इसीलिए वो अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सिमिलरिटी यूज कर लेते हैं। जैसे ये देखो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ओ टी आर, और फिर ट्राइंगल ओ, ओ नहीं सॉरी, ट्रायंगल टी एस और पी में। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि एक तो 90 डिग्री सेम हो गया और एक ये एंगल सेम हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों दो दो एंगल अगर सेम हो गया तो सिमिलरिटी लगा लो। इसमें देखो आप यहाँ से डायरेक्ट देखो कि इस एंगल के सामने इसमें क्या आ रहा है, 10, ठीक है, और इसी के सामने इसमें क्या है, x। फिर देखो सेंटर वाले एंगल के सामने इसमें 16 है, इसमें सेंटर वाले एंगल के सामने क्या है, 24 है। बस काट लो तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 240 और बटा 16, यानी कि 16 एक बार में और 16 पच्चे 80, तो ऑप्शन ए 15। अगला सवाल देखिए, इसमें आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है, ठीक है। और अगर ट्रायंगल का एरिया बताना है और तीनों आपको साइड्स दिया रखा है तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है, हीरोन्स फार्मूला लगा लो, पहले एस निकाल लो। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, 12 और 8 20 और 16 36 का आधा हो गया 18। तो जो एरिया बनेगा ये बनेगा एस, यानी कि 18 इंटू एस माइनस ए, 8 करोगे तो 10, 12 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, और अगर 16 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो 18 दूना 36 का वर्गमूल हो गया 6, और ये हो गया 10 छक 60, तो 15 चौके 60, यानी कि 2 आएगा और अंदर आएगा 15। तो 6 दूना 12 रूट 15, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास यहाँ पर है कि एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा देखो दोनों का परिमाप सेम है, तो आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी कितना हो गया भाई अपने पास 18, और यही वर्ग का परिमाप यानी कि 4 इंटू ए होगा, वर्ग का परिमाप 4 ए होता है। तो ये 18 दूना 36 है, तो ए की वैल्यू 9 चौके 36, 9 आ गई, तो एरिया 9 का स्क्वायर 81। आपको पता है ना साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ एन स्क्वायर। इंग्लिश पे बिल्कुल भी मत जाना। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 34। एक खोखले गोले की त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से गुजरने वाले तल द्वारा इसे दो बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है। खोखला गोला है मान लो ऐसे, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से इसको दो बराबर भागों में काट दिया जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 75% कितना होगा ये बताना है, ठीक है। दो बराबर भागों में काटा जाता है तो गोलार्ध के। देखो अच्छा एक बात समझो, आप मान लो इसको दो बराबर भागों में काटोगे तो ये ऊपर ऐसे एक आधा आपको स्फीयर मिलेगा, हेमी स्फीयर, और एक मिलेगा आपको इसके नीचे,
ऐसे, और दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। यहाँ वॉल्यूम नहीं बताना है, उसके सरफेस एरिया का बताना है 75%। तो यहाँ सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है दोस्त, 3 पाई r स्क्वायर। इसका आपको बताना है 75%, यानी कि ये। चलिए देखिए, अच्छा ये सॉरी 3 नहीं होगा यहाँ पे, ये 2 होगा क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया है। अब देखो ये 2 मैंने ऐसे रहने दिया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगा 154 होता है, कब, जब आर 7 होता है। लेकिन यहाँ पर आर कितना है, 23 है, 7 का 3 टाइम्स तो एरिया 9 टाइम्स होगा, और इंटू का 75/100, ठीक है। तो ये 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, ठीक है। और ये आ गया 2 दूना 4, और ये 2 से कट जाएगा आपके पास 77 टाइम्स, तो ये तो पूरा कट ही गया, ठीक है। तो ये कितना होगा जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये 7 नवा 63, 3 आ गया 6, ठीक है। और 7 नवा 63 और 6 69, इतना, और इंटू का 3, ये तो बहुत कम आने लगा कि आ जाएगा। देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, ठीक है। और 6 तियाँ 18 और 2 20, 20 और 79, ये लगभग लगभग सी के बराबर है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर, ये आसान क्वेश्चन है, इसको मैं रहने देता हूँ, ये आप कर लेना, ठीक है। 36, एक ठोस धात्विक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसे पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, तो इसकी ऊंचाई बताइए। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 36 जो है यहाँ पर पहले कह रहा है कि क्या है, एक ठोस धात्विक अर्धगोला जिसका क्षेत्रफल दिया है संपूर्ण पृष्ठीय, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई r स्क्वायर होता है, राइट। ये आपको दे रखा है 462। अब ये कह रहा है कि इसे पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु में डाला जाता है। अब देखो, जब पिघलाया जाता है तो दोनों में वॉल्यूम सेम होगा, यानी अर्धगोले का वॉल्यूम जो कि होता है 2/3 ऑफ πr³ ये किसके बराबर होगा, 1/3 और πr² h के बराबर होगा। यही बात है। कैसे πr² h के बराबर हो जाएगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमने लिखना है। अब ये हाइट आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं πr² से πr, और देखो ये क्यूब कटेगा, बेसिकली पाई और क्यूब कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे 2r बचा, और ये h, यानी रेडियस का डबल होएगा। और रेडियस आपको यहाँ से अब निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 3 पाई का मान 22/7, और r² इसकी वैल्यू हो गई 462। अब काट लो, अगर 22 से काटोगे तो 22 दूना 44, और 22 एक बार में कट जाएगा, 21 बार में। और ये 7 से 7 या 21, तो r का मान आ गया 3, तो h का मान कितना हो गया, r का मान 3 आएगा, तो h का मान तो हो जाएगा 6। लेकिन 6 ऑप्शन में नहीं है, कहीं पर हमने गलत कर दिया, क्या काटने में, 22 एक बार, 22 दूना 44, फिर 2 और 2, तो 22 एक बार में, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर गलत काट दिया ना, ये नीचे आ रहा था बेसिकली। देखो ये 21 जो है ये ऊपर आएगा ना, इससे हमने इसको काटा, तो ये 21 ऊपर आया है, तो इस 3 से इसको काट सकते हैं, 3 7 21, तो r का मान 7 आएगा। तो h का मान 7 का डबल 14, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें से अगर आप 23 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका कोसेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर ए, और इसका मान तो 1 होता है, तो 23 इंटू 1 23 ही रहेगा। फॉर्मूला आपको याद ही होगा ये। अभी 38 पर आ जाते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं और तीसरे कोण की माप 70 डिग्री है, तो प्रत्येक अज्ञात कोण बताइए। देखो ये कोण और ये कोण मान लो अगर थीटा थीटा है, ये 70 है, तो इन दोनों का सम कितना बच जाएगा, 180 में से 70 माइनस कर दो, 110, तो हर एक थीटा 55 का होगा, ऑप्शन डी। ये भी मुश्किल नहीं है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। दिया गया है कि ए और बी द्वितीय चतुर्थांश के कोण है, साइन ए की वैल्यू और साइन बी की वैल्यू मालूम है, तो ये बताना है। देखो द्वितीय चतुर्थांश के कोण है ए और बी, तो साइन तो पॉजिटिव होगा ही, ठीक है। साइन जो है ये 1/3 है, साइन ए और साइन बी 1/5 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कॉस ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर तो अब फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा इसका, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये कॉस कॉस और साइन साइन में चलता है, तो आप
ये बोलोगे कि ये कॉस ए कॉस बी होगा, और फिर माइनस का, देखो माइनस वाले में प्लस होता है, ये भी याद रखना, और साइन ए और फिर साइन बी। ठीक है, अब साइन ए और साइन बी का वैल्यू तो आपको पता है कि ये 1/3 और इंटू 1/5 रख लोगे। कॉस निकालना पड़ेगा। अब देखो अगर साइन ए जो है ये 1/3 है, तो कॉस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9। ठीक है, और इंटू ये वैसे ही हो जाएगा कॉस बी आपका 1 माइनस 1/25, राइट। तो ये आ जाएगा, देखो 9 में से 1 गया तो 8/9, तो 8 का स्क्वायर रूट होगा 2√2 और बटा ये 3, और ये 24, तो 8 तियां 24 हुआ। ठीक है, तो 8 को आप लिखोगे यार, ये 2√2, 8 को 2√2 लिख लो मान लो, और एक √3 भी रह जाएगा, यहाँ 2√2 मैंने लिख दिया, और नीचे आ गया ये 5, और प्लस 1/15 हो गया। अब देखो ये √2 मिलके कितना बन जाएगा, √2 और √2 मिलके तो 2 बन गया, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 और √3 बन गया, और नीचे 15 और प्लस का 1/15, तो ये 8√3 प्लस 1/15 बनेगा, यानी कि अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40। देखो साइन ए प्लस बी और अपॉन साइन ए और कॉस बी, यहाँ पर फिर से फॉर्मूले का यूज आ गया। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन कॉस में चलता है, तो आप लिखोगे ये साइन ए और कॉस बी हो गया, और प्लस फिर अपोजिट हो जाएगा, यानी कॉस के साथ ए आएगा और साइन के साथ बी आएगा। अपॉन क्या होगा, ये आपका हो गया साइन ए और कॉस बी। अलग अलग लिख लो आप, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, तो जब इसको इसको लिखोगे एक साथ, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, साइन ए और कॉस बी, चलो सही राइटिंग में लिख देता हूँ मैं, साइन ए और कॉस बी अपॉन आप लिखोगे साइन ए और साथ में कॉस बी, और प्लस ये आ जाएगा, देखो कॉस ए और साइन बी अपॉन साइन ए और कॉस बी। अब ये देखो कट गया, तो ये 1 हो गया, और प्लस प्लस आते ही ये माइनस वाले चले गए। अब कॉस ए बाई साइन ए कितना हो गया दोस्त, कॉट ए, और साइन बी बाई कॉस बी क्या हो गया, टेन बी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 फिर से ट्रिगो का है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो अगर सब में ये फिर से साइन कॉस लिख दिया तो वैल्यू पुट करने का कोई फायदा रह नहीं गया, वैसे बेकार में कैलकुलेशन बढ़ाओगे आप। ऐसे ही इसको बना लो, मान लो ये 1 माइनस साइन थीटा होता और अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होता, तो आप इसको रेशनलाइज करते तो 1 माइनस साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते। ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसमें से स्क्वायर रूट से एक अंदर से बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, और ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि ये कॉस थीटा आ जाता है रूट से बाहर। अब सबको अलग अलग कर दो, ये 1 बाई कॉस हो जाएगा और माइनस साइन बाई कॉस हो जाएगा। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो सेक माइनस टेन अपना सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन। अगला सवाल आ गया अपने पास, और ये जो क्वेश्चन है ये है अपना डीआई से, पाई चार्ट से। आपको बोलना बताना है अंग्रेजी बोलने वाले और भोजपुरी बोलने वाले छात्रों का तमिल बोलने वालों में क्या अनुपात है। देखो अंग्रेजी और भोजपुरी बोलने वाले कितने हैं भाई, इंग्लिश वाले ये हो गए 15, और भोजपुरी वाले कहाँ हैं भाई इसमें, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, भोजपुरी कहाँ है भाई, दिया गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंग्लिश एंड भोजपुरी टू दोज हु स्पीक तमिल। देखो इसमें थोड़ा सा आप दिमाग चलाना पड़ेगा खुद की तरफ से। यहाँ पर एक बात समझो आपकी, देखो हिंदी के लिए दे दिया, जो लिखता दिया है वैसे मैं लिखते जाता हूँ, आप यहाँ पर समझना, मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको लिख के दिखाता हूँ। आ जाओ भाई, चेंज हो जाओ। यार चेंज क्यों नहीं हुआ, देखो जैसे मान लो ये हो गया अपना पहला वाला, ये हिंदी है, ठीक है, जो दूसरा है ये इंग्लिश है, ये जो ग्रीन टाइप का है ये है पंजाबी, और जो तमिल है वो ये है अपने पास, और जो बंगाली है ये है। तो अगला जो 10 बचता है इसका कुछ नहीं दिया है, तो इसको हम मानते हैं कि यही अब बचता है जो भोजपुरी हो सकता है। ठीक है, अब बाकी आप वैल्यू सॉल्व कर लो, जैसे कह रहा है इंग्लिश और प्लस भोजपुरी का रेशियो बताना है, किससे भाई, तमिल वालों से। तो इंग्लिश प्लस भोजपुरी ये 15 और भोजपुरी 10, यानी कि ये 25 हो गया, और तमिल है 5, तो 5 बचे 25, 5 और 1 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि यदि देखो मैंने जो इंस्ट्रक्शन है वो हटा दिया है क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था वैसे।
1996 में बी में श्रमिकों की संख्या 10% बढ़ जाती है और श्रेणी डी में 5% कम हो जाती है, तो 96 में बी और डी में श्रमिकों की कुल संख्या क्या है यदि 95 में बी में श्रमिकों की संख्या 1500 थी। देखो 95 में बी में श्रमिकों की संख्या कितनी थी? 1500। ठीक है, बी में, बी कहाँ है भाई? ये, यानी कि ये 15% की वैल्यू थी कितनी? 1500। ठीक है, तो अगर डी की बात करोगे तो डी 25% है, तो उसका कितना रहा होगा? 2500। ये हो गया आपका बी और ये हो गया डी। अभी क्या, अब जैसे बोल रहा है वैसे कर लो। आपको बोल रहा है कि देखो बी में क्या होगा? 10% बढ़ेगा, तो ये 10% अगर बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा भाई? इसका 10% 150 हो जाएगा ना, तो ये 1650 बन जाएगा। और ये 5% कम होगा, इसका 1% कितना होगा? 25, तो 5% 125 कम हो जाएगा। ये 125 का मतलब एक, और देखो 100 कम करोगे तो ये 375 बन जाएगा। इनको जोड़ोगे तो लास्ट में 5 आएगा, तो लास्ट में 5 केवल ऑप्शन ए में है, बस ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है आपको? वर्ष 2019 में कंपनी बी में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या और 2021 में सी में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या की कितनी प्रतिशत थी? ठीक है, देखो 19 में बी, ये 19 वाला है, इसमें बी, बी यानी कि ये कलर। ठीक है, तो ये 18 है, तो आपको बताना है कि जो 18 है वो 21 में सी, सी यानी कि ग्रीन कलर 17। तो 18 17 का कितना परसेंट है? 100% से तो ज्यादा ही है, तो ये नहीं होगा। 100% से कितना ज्यादा होगा? मान लो इसको मैं 17 प्लस 1 मान लेता हूँ, तो 17 पे 17 यानी कि ये 100% हो गया, और 17 पे 1 यानी 1/17 यानी कि ये 100/17 हो गया। तो 17 पे 6 85, 17 छके 102, लगभग 5 बार में जाएगा, तो 105 से थोड़ा सा ज्यादा होगा ऑप्शन सी। 102 तो नहीं होगा कम से कम, क्योंकि 5 आ रहा है तो 5 से ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में पहाड़ों की लंबाई उड़ीसा में नदियों की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, देखो माउंटेन्स की लेंथ बतानी है पंजाब में पहले। तो पंजाब ये है, इसमें माउंटेन्स का जो हाइट है या फिर लेंथ है वो कितना है? 40। ठीक है, और दूसरा लेना है आपका उड़ीसा में नदियों की लंबाई। उड़ीसा ये है और रिवर्स के लिए ग्रीन वाला यूज हुआ है, यानी कि 10। तो ये 10 हो गया, तो ये कितना परसेंट अधिक है भाई? 30 ज्यादा है 10 पे, तो 100 पे 300 ज्यादा रहा होगा, यानी 300%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सभी शहरों में परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की औसत संख्या और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की औसत संख्या के बीच का अंतर। देखो ये एपीएड वाले हैं और ये क्वालिफाइड वाले, दोनों का एवरेज बताना है और उनका डिफरेंस निकाल के बता देना है, एवरेज का डिफरेंस। ठीक है, तो एवरेज इनका सम बाई इनका नंबर। देखो 4 संख्याएं हैं टोटल, तो अपॉन में 4 तो आएगा ही, डायरेक्ट सम में पहले डिफरेंस ले लो और 4 से फिर डिवाइड कर देंगे। तो देखो पहले इसका देखो, ये 2500 हो गया और ये 3000 और ये 4500 और ये 1200। 2500 और 4500 हो जाएगा 7000, और 3 कितना हो गया? 10,000, और एक 11,200। ये आ गया एपीएड वाले। ठीक है, क्वालिफाइड वाले कितने हैं ये जोड़ लो। क्वालिफाइड वाले अगर आप प्लस करते हो तो ये हो जाएगा 1350, और ये 2500, 3900 और 850। 1350 और देखो पहले आप ऐसे जोड़ लो, कैसे जोड़ें? सीधा सीधा ही जोड़ना पड़ेगा लगता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो 1350 में अगर मैं 850 जोड़ता हूँ तो 50 जोड़ूंगा तो ये 1400, और 8 4 2200, केवल इन दोनों से तो बन गया मेरा 2200। ठीक है, और इनको जोड़ लेता हूँ तो ये 200 ऐसे ही आएगा। 9 5 14 और 3 2 5 और 1 6, 6400 आएगा ना। 9 5 14 3 2 5 और 1 6, तो ये हो गया 6, और ये 8 और डबल जीरो यानी कि 8600। डिफरेंस ले लो आप, तो ये डबल जीरो 12 में से 6 गया तो 6, और ये 10 में से 8 गया तो 2, 26 आएगा। 6 6 12 8 तो 10 1 11। इसको 4 से अब डिवाइड कर दो, क्योंकि एवरेज निकालना था तो 4 से अब डिवाइड कर देते हैं। 4 छक्के 24, 2 जीरो तो 4 पच्चे 20, और फिर 1 जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि विभिन्न विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत मोहन द्वारा प्राप्त औसत अंक प्रतिशत में ज्ञात करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो मोहन का आपको एवरेज मार्क्स बताना है परसेंटेज में। तो एक काम करते हैं, मोहन भाई को पकड़ते हैं, ये ठहरे मोहन भाई। देखो यहाँ पर 300 मैक्सिमम मार्क्स है, इसमें से इसको 70% मिला है, तो कितना मिला? 300 का 70%, यानी कि 7 या 21 210 मिल गया। यहाँ पर 300 का 75% मिला। ठीक है, 100 में 25, तो 100 में 75, तो 300 में इसका 3 टाइम्स मिल जाएगा, यानी कि 5 तियाँ 15 और 7 तियाँ 21 और 22 225 मिल गया।
ठीक है, यहाँ 150 में 80% मिल गया तो 15 अट्ठे 120, यहाँ 300 में 65% मिल गया। ठीक है, तो 5 तियाँ 15, 6 तियाँ 18 और 1 19, 195 मिल गया। ठीक है, और यहाँ 200 में से 85% मिल गया यानी कि 190। ठीक है, ये टोटल मिल गया। टोटल कितना बन गया जरा ऐड कर लो आप, तो ये आएगा 5 और 5 10 का 0, और फिर 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 9 15 और 9 24, फिर 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 940 आ गया। कितने में से भाई? टोटल ये कितना है? 3 और 3 600 और 3 900 और 2 11, 1 1250 में से, 1250 में से और इंटू का 100। ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा 5 से 25 बार में, और ये जीरो के साथ मिला लें तो ये 4 से 25 बार में। तो 4 चौके 16, 9 चौके 36 और 1 37/5। तो ये 5 सत्ते 35 आएगा। फिर बचेगा अपने पास 2 और 6, तो 2 और 6 बचेगा, 5 सत्ते 35। सही मल्टीप्लाई किया ना? 9 चौके 4 चौका 16, 9 चौका 36, 1 37। एड भी सही किया है कि नहीं? कुछ तो मिस्टेक हो गया लग रहा है, कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसका 75% ठीक है, इसका भी ठीक है, इसका 3 टाइम्स ठीक है, इसका अच्छा यहाँ पर गलती है ना, इसका 2 टाइम्स 170 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी 20 कम आ गया। ठीक है, तो ये 920 आना चाहिए था। तो ये 92 चौके तो 4 दूना 8 और 9 चौके 36 और बटा 5। तो ये कटेगा आपका 5 सत्ते 35, 1 और 8 तो 5 तियाँ 15 और पॉइंट 30 तो 5 छक्के 30, यानी कि ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि इन सभी 4 परिवारों के लिए प्रति वर्ष गेहूं और जई की औसत खपत, ठीक है, के बीच का अंतर बताना है। अच्छा देखो, यहाँ पर प्रति वर्ष गेहूं और जई की औसत खपत के बीच अंतर बताना है। गेहूं ये वीट हो गया और ओट्स हो गया आपकी जई। ठीक है, चलिए फिर तो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। वीट वाला ऐड कर लो पहले आप, तो ये आ जाएगा 6 और 2 8 7 15 और 9 24, फिर 2 बचेगा तो 8 2 10 8 18 और 9 27 और 6 33, 3 बचेगा तो 4 और 3 7। ओट्स वाला टोटल कर लो तो 6 3 9 1 10 1 1 11, 4 और 1 5 और ये 4 आएगा। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया? ये 3 आ गया। 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बच गया भाई 6 में से 4 गया 2, और डिवाइडेड बाई 4 कर लो, क्योंकि एवरेज निकालना है तो यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करते। मैं लास्ट में कर रहा हूँ, 4 सत्ते 28 है, और देखो 7 से शुरू होना है तो 7 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन सी आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल, स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। स्कूल डी में जीव विज्ञान, यानी कि देखिए ये कुल नामांकित बच्चों की संख्या हो गई इसमें 800, और इसमें से जिन्होंने जीव विज्ञान चुना वो कितने हैं भाई? 20 बच्चे हैं। तो 20 800 का, अच्छा इसमें ये कह रहा है कि जीव विज्ञान चुनने वाले छात्रों और छात्राओं का अनुपात, और इसमें से ये बताना है विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो 20% है टोटल, 800 टोटल है, इसमें से 20% जीव विज्ञान चुन रहे हैं, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 160। 10% 80 और 20% डबल। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 50 पे। इसमें क्या पूछा है आपसे? निम्न में से किस संयोजन के संबंध में दी गई अवधि में वाहनों की बिक्री सबसे अधिक है? ठीक है, यानी कि देखो ए 2011 किसमें सबसे ज्यादा है ये बताना है। 2011 में ए ये है 7000, बी 2014 में, बी 2014 में ये है 71,000, या जो भी हो 71 लाख, जितना भी हो आप समझ लीजिए, हम 2 डिजिट से ही पकड़ पाएंगे। डी 2012 में, डी 2012 में ये इसके बराबर ही हो गया, तो ये दोनों तो गए भाई। और डी 2014 में, डी 2014 में ये भी उतना ही है। तो बी वाला सबसे एक्स्ट्रा हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो बी अपना सही आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एनके मैथ्स नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन खत्म होने के बाद नई चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, जो आपके सीजीएल
के प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, इनके मैं संधु कुमार के साथ, और इस वीडियो को कम से कम लाइक और कमेंट करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।